ऐसी गलती पहले कभी क्यों नहीं हुई? या फिर ये गलती आपने खुद जानबूझकर की थी? ये सुनते ही टीचर चू का सब्र टूट जाता है और वो बौखलाकर चिल्लाते हैं, छोटे कमीने, मुझे परेशान मत करो। अगर मैंने किया भी तो क्या, तुम्हें कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन तभी पीछे खड़े डीन बाहर निकलकर सामने आ जाते हैं और गूंजती आवाज में कहते हैं, कितनी सहूलियत की बात है, गवाह मर गए और कोई सबूत नहीं बचा। सचमुच एकदम परफेक्ट प्लान। डीन को अचानक अपने सामने खड़ा देखकर टीचर चू की हवा टाइट हो जाती है और वो हकलाते हुए बोलते हैं, मैं तो बस अभी मजाक कर रहा था। डीन टीचर चू के पास पहुंचकर कड़क आवाज में कहते हैं, लगता है पिछली बार मुझे तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए था। तुमने अपनी फैमिली की छोटी सी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से एक पूरी एलीट स्क्वाड को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम कुलीन परिवारों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो अब सीधे एकेडमी के अंदर हाथ डालने लगे हो। इसके बाद डीन आदेश देते हैं, एनफोर्समेंट टीम कहाँ है, इसे गिरफ्तार करो। आदेश मिलते ही नकाबपोश एनफोर्समेंट गार्ड्स हवा में छलांग लगाते हुए आते हैं और टीचर चू को दबोच लेते हैं। टीचर चू जमीन पर पटके जाने पर भी बौखलाकर चिल्लाता रहता है, हेडमास्टर, बिना सबूत के ये सरासर झूठा इल्जाम है। गार्ड्स द्वारा जमीन पर दबाए जाने पर टीचर चू घबराकर चीखता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। इस पर डीन उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडक से कहते हैं, तुम्हें मारना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी चू फैमिली इस पर क्या सफाई देती है। इसके बाद मामला सीधा हाई लेवल मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। डीन बोर्ड के सामने खड़े होकर गंभीर आवाज में कहते हैं, हालत यह है कि हमारी पायनियर एकेडमी की स्थापना के बाद से आज तक इतना नीच कांड कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, बल्कि इसने हमारी ह्यूमन अलायंस की सीमाओं को लांघा है। तभी कुर्सी पर बैठा वो काले चश्मे वाला मोटा आदमी बीच में टोकते हुए चालाकी भरी मुस्कान के साथ चू फैमिली का बचाव करता है और कहता है, एल्डर मू, बात को इस तरह मत लीजिए, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचिए। मेरे हिसाब से तो ये बस एक साधारण व्यक्तिगत बदले का मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काले चश्मे वाले मोटे बंदे के बहाने पर डीन एल्डर मू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, एक मामूली टीचर बिना किसी की इजाजत के पूरी एलीट स्क्वाड को खत्म करने की साजिश रचने की हिम्मत कर सकता है। खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा नादान बन रहे हो। इस पर वो मोटा बंदा अपना चश्मा ठीक करते हुए आक्रामक अंदाज में बोलता है, हेडमास्टर, लगता है आप हर हाल में ये सारा इल्जाम मेरे चू क्लैन के सिर ही मरना चाहते हैं। लेकिन डीन झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वह टेबल पर हाथ टेककर साफ साफ चेतावनी देते हैं, तथ्य एकदम साफ है और जिम्मेदारी तय है। अगर चू क्लैन ने सही रवैया नहीं दिखाया तो मुझे चू क्लैन का पायोनियर कमेटी में रहने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। डीन की सीधी धमकी के बाद मीटिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है और सभी मेंबर्स हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। डीन की सख्त चेतावनी के बाद स्क्रीन पर जनरल वर्दी में शंग डिंगशन की एंट्री होती है और चुटकी लेते हुए कहता है, एल्डर मू, अब समझ आया आप इतने आत्मविश्वास में क्यों हैं। आपने अपने लिए बैकग्राउंड सपोर्ट ढूंढ लिया है। एल्डर मू, भड़किए मत, क्यों न सुन ले कि जनरल शेंग क्या कहते हैं। स्क्रीन पर मौजूद जनरल शेंग गंभीर होकर कहते हैं, मैं मानता हूं कि इस मामले में चू क्लैन की गलती जरूर है, लेकिन हमारी शेंग फैमिली के रिश्तेदारों के तौर पर मुझे यकीन है कि इंसानी मकसद के प्रति उनकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं है। ये सुनकर डीन तीखी नजरों से देखते हुए पूछते हैं, तो जनरल शेंग, आप इस घटना से कैसे निपटने का इरादा रखते हैं। जनरल शेंग अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फ्रंट लाइंस पर भेजा जाएगा। और जहां तक उस स्क्वाड का सवाल है जिसे नुकसान पहुंचा है, चू क्लैन उन्हें एक स्पिरिट कोर कॉम्पेंसेशन के तौर पर देगा। इस बारे में क्या ख्याल है। ये बेतुका और हल्का फैसला सुनकर एल्डर मुंह का पारा चढ़ जाता है। वे दांत भींचकर गरजते हैं, वाह क्या शातिर चाल चली है तुम लोगों ने। लगता है तुम असली कीमत तो चुकाना ही नहीं चाहते। अगर बात यही है तो मुझे इस मामले को और बड़े स्तर पर ले जाने से कोई डर नहीं है। एल्डर मुंह के शरीर से नीली आभा पावर का खौफनाक ओवरफ्लो होने लगता है। हालांकि स्थिति को बिगड़ता देख जनरल शांग उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, उच्च अधिकारियों को ही खुद फैसला करने दीजिए। एल्डर मुंह, जल्दबाजी मत कीजिए। आप खुद उन पीड़ित स्क्वाड के बच्चों से उनकी राय क्यों नहीं पूछ लेते। मुझे लगता है कि वे भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। काले चश्मे वाला मोटा बंदा तुरंत हाथ उठाकर मक्खन लगाते हुए बोलता है, एल्डर मुंह, कृपया गुस्सा मत होइए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो वे खुद अपनी मांगे रख सकते हैं। आराम से बैठकर बात करते हैं। एल्डर मुंह, शांत हो जाइए। इसी बीच चश्मा पहने हुए बुजुर्ग मेंबर भी बात संभालते हुए कहते हैं, मेरा मानना है कि हमें उन्हें यही बुला लेना चाहिए। सब साथ बैठकर ठीक से बात करते हैं। लिटियन स्क्वाड को यहाँ लेकर आओ। उनकी बात पर एल्डर मुंह भी अपनी गठीली और गंभीर नजरों से सहमति जताते हैं कि अब लिटियन स्क्वाड को सीधा सामने बुलाकर ही इस मामले का फैसला किया जाएगा। कमरे का दरवाजा खुलता है और लिटियन अपने साथी के साथ अंदर दाखिल होता है। उसे देखते ही जनरल शांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो तुम लिटियन हो, सच में असाधारण। क्या ग्रेजुएशन के बाद मेरी शांग फैमिली आर्मी ज्वाइन करने में तुम्हारी दिलचस्पी होगी। लिटियन मन ही मन सोचता है, क्या ये सिर्फ एक खोखला वादा है। शांग फैमिली सच में बहुत चालाक है। अगर मैं मान गया तो ये मामला यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। इसके बाद लिटियन साफ और निडर आवाज में मना करते हुए कहता है, मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन अभी बहुत दूर है। इसके अलावा इस बार मुझे सबसे गंभीर चोटें नहीं आई हैं। मुझे बाकी टीम मेंबर्स की तरफ से फैसला लेने का कोई हक नहीं है। लिटियन के इस बेबाक जवाब को सुनकर एल्डर मुंह का रुख और सख्त हो जाता है। वे टेबल पर हाथ रखकर कहते हैं, ये मामला अभी सुलझा नहीं है, बाकी बातें हम बाद में तय कर सकते हैं। लिटियन, मैंने तुम्हें पूरी स्थिति पहले ही समझा दी है।
कमरे में मौजूद लिटियन स्क्वाड के कैप्टन कवच पहने सीनियर योद्धा आगे बढ़कर डीन से साफ शब्दों में कहते हैं, आपकी क्या राय है? डीन, हम मांग करते हैं कि गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि एक मिसाल कायम हो सके, वरना ऐसी हरकतें बार बार होती रहेंगी। उनकी बात से सहमत होते हुए जनरल शंग कहते हैं, ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। जब वो आरोपी चूलान फ्रंट लाइंस पर पहुंचेगा तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा और सजा के तौर पर उससे 3 साल तक खंदकें खुदवाऊंगा। इस बारे में क्या ख्याल है? सजा तय होने के बाद लिटियन तुरंत गंभीर नजरों से कहता है, अब इसके बाद हम कॉम्पेंसेशन की बात कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनते ही काले चश्मे वाला मोटा आदमी बौखला जाता है और भड़कते हुए बोलता है, क्या चू लान की कल्टीवेशन खत्म करना ही काफी नहीं था? तुम लोग अब भी मुआवजा चाहते हो? लिटियन ठंडे और सख्त लहजे में जवाब देता है, बिल्कुल, वो तो बस अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। क्या हमारी टीम को लगी चोटों का कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? एल्डर मू तुरंत लिटियन की बात का समर्थन करते हुए चेतावनी देते हैं, बिल्कुल सही, अगर चूकलान मुआवजा नहीं देना चाहता तो फिर मैं आप लोगों की तरफ से फैसला ले सकता हूँ। ये सुनकर काले चश्मे वाला मोटा आदमी थोड़ा ढीला पड़ता है और तंग आकर पूछता है, तो बताओ तुम लोग क्या मुआवजा चाहते हो? लिटियन सीधे मुद्दे पर आते हुए साफ मांग रखता है, हमारी टीम के सभी 5 मेंबर्स को गंभीर चोटें आई हैं। हम में से हर एक सदस्य को एक एक गोल्ड ग्रेड स्पिरिट कोर मुआवजे में दिया जाए, तब जाकर हम इस मामले को यहीं खत्म समझेंगे। ये सुनते ही मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है और चूकलैन का नुमाइंदा तुरंत चिल्लाता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। गोल्ड ग्रेड स्पिरिट कोर्स बेहद दुर्लभ और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 3 सिल्वर ग्रेड स्पिरिट कोर्स ही दे सकते हैं। जनरल शांग बीच में दखल देते हुए चाल चलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम में से सिर्फ 3 लोग ही गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वे बात घुमा पाते, एल्डर मू अपनी गद्दी से खड़े होकर पूरे अधिकार और सख्ती से आखिरी अल्टीमेटम सुना देते हैं, और ज्यादा मांग की तो चू फैमिली को खत्म ही समझो। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। 3 दिनों के भीतर स्पिरिट कोर्स सीधे लिटियन की स्क्वाड के हाथों में पहुंच जाने चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मीटिंग यहीं खत्म होती है। चू क्लैन के प्रतिनिधि के झुककर बाहर निकलते ही लिटियन और उनके स्क्वाड कैप्टन बड़े आदर के साथ झुककर एल्डर मू का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा न्याय करने के लिए धन्यवाद एल्डर मू। अगर आप ना होते तो चू फैमिली हमें कभी ऐसा मुआवजा नहीं देती। इस पर एल्डर मू हाथ से इशारा करते हुए बेहद गंभीरता से कहते हैं, चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर पायोनियर एकेडमी अपने लोगों को इतनी बुनियादी निष्पक्षता और इंसाफ भी नहीं दे सकती तो फिर इसके वजूद का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आखिरकार चूलन एक गोल्ड ग्रेड एक्सपर्ट है, इसलिए चू फैमिली उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसीलिए इस बूढ़े ने मौके का फायदा उठाया ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। इसके बाद पूरी टीम कमरे में इकट्ठा होती है। कैप्टन गंभीर होकर कहते हैं, भले ही चूलन मरा नहीं, लेकिन इतना शानदार मुआवजा मिलना भी बिल्कुल बुरा नहीं है। तभी शूचिंग कैप्टन को स्पिरिट कोर्स सौंपते हुए ईमानदारी से कहता है, कैप्टन, इनमें से एक एक हीलिंग पिल जूनियर ब्रदर लाइटियन और लिंगर को मिलनी चाहिए, और बची हुई तीसरी पिल आपकी है। सच कहूं तो मैं और श्योंगबा इसमें से कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि इस लड़ाई में हमारा कोई योगदान ही नहीं था। श्योंगबा भी सिर सहलाते हुए शर्माकर हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ कैप्टन, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो भला मैं इसे किस मुंह से ले सकता हूँ? लिटियन कुछ कहने के लिए झिझकता है। कैप्टन, मैं, लेकिन कैप्टन अपनी बात पर अडिग रहते हुए साफ कह देते हैं, फैसला हो चुका है, अब इस पर कोई और चर्चा नहीं होगी। इसके बाद लिटियन अपने कमरे में ध्यान लगाकर अपनी हालत की जांच करता है और सोचता है, उस वुल्फ हॉक को मारने के चक्कर में मैंने अपनी बॉडी को हद से ज्यादा थका दिया था, न जाने कितना नुकसान हुआ है। तभी उसका सिस्टम स्क्रीन पर वार्निंग दिखाता है कि उसकी बॉडी 70% डैमेज हो चुकी है और पूरी तरह रिकवर होने में 90 दिन लगेंगे। ये देखकर लिटियन चौंक जाता है। क्या 90 दिन? इसका मतलब तो लगभग पूरा एक सेमेस्टर ही बर्बाद हो जाएगा। तभी सिस्टम डिटेक्ट करता है कि होस्ट के पास स्टॉक में एक गोल्ड ग्रेड स्पिरिट कोर मौजूद है, जिसे यूज करके रिकवरी का समय घटाकर महज 3 घंटे किया जा सकता है। बिना देर किए लिटियन तुरंत सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कहता है, इसे इस्तेमाल करो, अभी इस्तेमाल करो। सिस्टम तुरंत एक गोल्ड ग्रेड स्पिरिट कोर का उपयोग करके उसकी रिकवरी प्रोसेस शुरू कर देता है। समय का चक्र तेजी से घूमता है और महज 3 घंटे के भीतर उसकी बॉडी 100% रिकवर हो जाती है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, लिटियन गहरी सांस लेते हुए खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी भींचकर महसूस करता है, आखिरकार ये पूरा हुआ। मेरी पूरी बॉडी में एक गर्माहट और राहत महसूस हो रही है, लेकिन मेरी ताकत पहले से इतनी ज्यादा बढ़ी हुई क्यों लग रही है? तभी सिस्टम उसे अपडेट देता है कि रिकवरी के बाद बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग उसकी रियल्म को बढ़ाने में किया गया है। अब उसकी करंट रियल्म सिल्वर पीक पर पहुंच चुकी है, जिससे वो अपनी 4th और 5th सोल स्पिरिट्स को अनलॉक करने के काबिल हो गया है। कमरे से बाहर निकलते ही लिटियन हैरान होकर सोचता है, अरे तेरी, सिर्फ एक स्पिरिट कोर ने मुझे सीधे एक पूरा स्टेज आगे पहुंचा दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मुझे कुछ और स्पिरिट कोर मिल जाए तो मैं अनबीटेबल बन जाऊंगा। लेकिन तभी सिस्टम उसे आगाह करता है कि ये पहली बार हाई लेवल रिसोर्स इस्तेमाल करने की वजह से इतना बड़ा जंप मिला है। शरीर में अब इसके प्रति रेजिस्टेंस बन चुका है, इसलिए अगली बार स्पिरिट कोर लेने पर रियल्म बढ़ाने का असर 70% कम हो जाएगा। हालांकि रिकवरी हीलिंग का असर वैसा ही रहेगा। ये सुनकर लिटियन मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे मालूम था सिस्टम को इतनी आसानी से चकमा देना मुमकिन नहीं है। वैसे भी गोल्ड ग्रेड स्पिरिट कोर्स ढूंढना कौन सा आसान काम है, पर जो भी हो, इस बार का यह हादसा सच में एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ। इसके बाद लिटियन लिंगर सीनियर का ख्याल लाते हुए सोचता है, न जाने लिंगर सीनियर की ताकत में भी इतना बड़ा उछाल प्रमोशन आया होगा या नहीं। लिटियन सीधे सीनियर लिंगर के पास पहुंचता है और पूछता है, सीनियर सिस्टर लिंगर, क्या आपकी कल्टीवेशन पूरी हो गई? मेरी तो हो गई थी, इसलिए मैं देखने आ गया कि आप कैसी हैं। लिंगर जैसे ही उसे देखती है, हक्का बक्का रह जाती है। वह हैरान होकर कहती है, लिटियन, तुम ये कैसे?
मैं तो अब तुम्हारी कल्टीवेशन ऑरा को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। इस पर लिटियन हल्की मुस्कान के साथ बताता है, हाँ मैंने स्पिरिट कोर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया और किस्मत से ब्रेक थ्रू होकर अब सिल्वर रैंक पर पहुंच गया हूँ। लिंगर ये सुनकर एकदम भौचक्की रह जाती है। वो अपनी आंखें फाड़े कहती है, तुमने सच में पूरा स्पिरिट कोर इतनी जल्दी सोख लिया? तुम्हें बिल्कुल भी तबीयत खराब या अजीब महसूस नहीं हो रहा? मैं तो वापस अपनी फैमिली के पास जाने की सोच रही थी ताकि पता कर सकूं कि स्पिरिट कोर की एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए। लिटियन आराम से जवाब देता है, शायद हर किसी का शरीर अलग होता है, मुझे तो एकदम बढ़िया लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर लिंगर अचानक एक बड़ा ऑफर देती है, तो फिर तुम भी मेरे साथ मेरी फैमिली के घर क्यों नहीं चलते, ताकि हमारे फैमिली के एल्डर्स भी तुम्हारी जांच कर सकें, क्योंकि तुम्हारी ये स्थिति सच में बहुत ही असामान्य है। लिटियन थोड़ा सोचते हुए मान जाता है, चलो ठीक है, वैसे भी आपकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। चलते चलते लिंगर उत्सुकता से पूछती है, मैंने तुमसे पहले कभी पूछा नहीं, पर तुम्हारा परिवार कहाँ से है? इस सवाल पर लिटियन की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो बताता है, बचपन की मेरी कुछ यादें खो चुकी हैं। जहां तक मुझे याद है मैं एक अनाथालय में था। बाद में मुझे ग्रैंडपा झाओ ने गोद ले लिया था। उसका यह दर्दनाक अतीत सुनकर लिंगर तुरंत माफी मांगती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें दुखी करने वाली बात छेड़ दी। असल में तुम्हारा ऐसा असाधारण टैलेंट देखकर मुझे लगा था कि तुम शायद महान लीकलैंड से ताल्लुक रखते हो। लिटियन मुस्कुराते हुए बात को संभालता है, कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ग्रैंडपा झाओ ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा है, मुझे कोई दुख नहीं है। लिंगर राहत की सांस लेती है और कहती है, चलो ठीक है, तो फिर जल्दी घर चलते हैं। इसके बाद दोनों अपनी ऊर्जा की रोशनी बिखेरते हुए आसमान में तेजी से उड़ भरते हैं। उधर दूसरी तरफ सीन बदलता है और एलियन बीस्ट फोर्ट्रेस का नजारा दिखता है। सफेद यूनिफॉर्म और गोल्ड स्टार्स पहने एक जनरल श्यांग खड़ा है। तभी नीले आर्मर में श्यांग यूजो कमरे में दाखिल होता है। कमांडर उसे देखकर कहता है, यूजो तुम आ गए। श्यांग यूजो अपने पिता के सामने अदब से सिर झुकाते हुए पूछता है, जी पिताजी, क्या हुआ? जनरल श्यांग के चेहरे पर सख्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वह दांत भींचते हुए कहते हैं, तुम्हारा वो शानदार कजिन चू मुकियांग। वह आगे गुस्से में बताते हैं, इस बार उसकी बेवकूफी और लापरवाही भरी हरकतों की वजह से पायोनियर एकेडमी के उस बुढ़े के हाथ उसकी गर्दन आ गई है। उसने खुद अपने खिलाफ उन्हें सबूत थमा दिए हैं। उसकी इस हिमाकत की वजह से मुझे 3-3 स्पिरिट कोर गंवाने पड़े। वह तुरंत आदेश देते हैं, तुम खुद जाकर उससे मिलो। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका वह कट्टर दुश्मन जाना पहचाना सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लग रहा है। पूरी सच्चाई का पता लगाओ और फिर आकर मुझे रिपोर्ट दो। उस जमाने के उस छोटे बच्चे की लाश हमें कभी नहीं मिली थी। मेरा दिल अब भी इसे लेकर बेचैन है। श्यांग यूजो मुट्ठी बांधकर कसम खाते हुए कहता है, जी पिताजी, मैं अभी निकलता हूँ। उनकी ये हिम्मत कैसे हुई कि हमारे श्यांग फैमिली के फायदों का इस्तेमाल करें। इसके बाद श्यांग यूजो किला छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ता है और अपने साथी से कहता है, अंकल श्यांग, हम सब कैपिटल जा रहे हैं। लिटियन और लिंगर सफर तय करके आखिरकार वैंग फैमिली एस्टेट पहुंचते हैं। सामने आलीशान महल जैसी हवेली देखकर लिटियन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हैरान होकर कहता है, सीनियर लिंगर। लिंगर मुस्कुराते हुए शर्माती है और कहती है, हाँ तुम कह सकते हो। मैंने तुम्हारी बेसिक डिटेल्स देखी थी और सच बताऊं तो मैं उम्र में तुमसे छोटी हूँ, इसलिए अब से मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिंगर कहकर बुला सकते हो। लिटियन आसपास का आलीशान नजारा देखकर मुस्कुराते हुए चिढ़ाता है, लिंगर, क्या ये सच में तुम्हारा घर है? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी अमीर खानदान की यंग लेडी हो। लिंगर हाथ हिलाते हुए सफाई देती है, अरे ऐसा नहीं है, दरअसल हमारा परिवार एक बहुत बड़ा क्लैन है जिसमें बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए ये सिर्फ अकेले मेरा घर नहीं है। तभी हवेली के गेट से एक बुजुर्ग एल्डर बाहर आते हैं और गर्मजोशी से कहते हैं, यंग लेडी, आप वापिस आ गई। और ये साथ में कौन है? लिंगर अपने घर के एल्डर से लिटियन का परिचय कराते हुए कहती है, ये लिटियन है, मेरे क्लासमेट। इस बार इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। इसके अलावा इन्हें कुछ फिजिकल इश्यूज भी हैं, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं ताकि हमारे एल्डर्स एक बार इन्हें देख सकें। बुजुर्ग एल्डर मुस्कुराते हुए सिर झुकाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो आप हमारी यंग लेडी के रक्षक हैं, कृपया मेरे साथ हवेली के अंदर पधारिए। ये सुनकर लिटियन थोड़ा शर्मा जाता है और हल्का सा झेंपते हुए आगे बढ़ता है। हवेली के अंदर का भव्य और विशाल नजारा देखकर लिटियन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो आसपास के महल जैसे नजारे को बस टकटकी लगाए देखता रह जाता है। लिंगर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम क्या ऐसे खोए खोए देख रहे हो? लिटियन झेंपते हुए सच स्वीकार करता है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना आलीशान और भव्य घर कभी नहीं देखा। सच कहूँ तो मैं बस थोड़ा हैरान हूँ। लिंगर प्यार से समझाते हुए कहती है, दरअसल ये हमारे परिवार का एंसेस्ट्रल होम है। फिर वो लिटियन को धीरे से सलाह देते हुए कहती है, जब थोड़ी देर में एल्डर यहाँ आएंगे तो तुम उनसे बहुत तमीज और इज्जत से बात करना, ठीक है? दरवाजा खुलता है और नीले नक्काशीदार कालीन पर चलकर वैंग फैमिली के थर्ड एल्डर कमरे में प्रवेश करते हैं। लिंगर उन्हें देखकर खुशी से झूम उठती है, थर्ड ग्रैंडफादर, आप अपनी तपस्या छोड़कर बाहर आ गए। थर्ड एल्डर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और दुलार से कहते हैं, जब मेरी बच्ची के शरीर में समस्या आ जाए तो भला मैं तपस्या में कैसे बैठा रह सकता हूँ? सच कहूँ तो तुम्हारे एल्डेस्ट ग्रैंड अंकल भी तपस्या छोड़कर बाहर आने वाले थे। ये देखकर लिटियन तुरंत आगे बढ़ता है और एल्डर के सामने झुककर बहुत ही आदर से प्रणाम करता है, ग्रीटिंग्स एल्डर। थर्ड एल्डर शांत और गंभीर निगाहों से लिटियन को देखते हैं और कहते हैं, तो तुम ही लिंगर के जान बचाने वाले हो। मैं पूरे वैंग फैमिली की तरफ से तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे युवा दोस्त। थर्ड एल्डर गंभीरता से लिटियन की आंखों में देखते हुए कहते हैं, लिंगर हमारे वैंग परिवार की आंखों का तारा है, हमारी सबसे लाडली।
लिटियन भी आत्मविश्वास और आदर के साथ सीधा उनकी आंखों में देखकर जवाब देता है, लिंगर और मैं क्लासमेट्स हैं। एल्डर, एक दूसरे की मदद करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। थर्ड एल्डर सोच में डूबते हुए कहते हैं, लिंगर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे शरीर में कुछ फिजिकल इश्यूज है। लिटियन शिष्टाचार से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जी आपका धन्यवाद एल्डर। थर्ड एल्डर तुरंत लिटियन की कलाई पकड़कर उसकी पल्स जांचते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे चौंक कर मन ही मन धीमी आवाज में कहते हैं, तुमने तो पूरा का पूरा गोल्ड ग्रेड स्पिरिट कोर एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखकर लिंगर घबरा जाती है और अपने हाथ जोड़कर डरते हुए पूछती है, क्या हुआ थर्ड ग्रैंडफादर? क्या लिटियन के साथ कुछ बुरा? थर्ड एल्डर तुरंत अपना हाथ उठाकर लिंगर को शांत कराते हैं, घबराओ मत लिंगर, मैं इस मामले में अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा समय दो। कमरे में शांति छाई होती है। तभी अचानक वैंग फैमिली के एल्डेस्ट ग्रैंड अंकल वैंगी कमरे में प्रवेश करते हैं। लिंगर हैरान होकर पूछती है, बड़े दादाजी आप भी यहाँ आए हैं? वैंगी मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं, तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड परेशानी में पड़ गया था तो मैं बस देखने चला आया। पीछे खड़े थर्ड एल्डर चुप रहने का इशारा करते हैं। लिंगर तुरंत शर्माते और झेंपते हुए सफाई देती है, कैसा बॉयफ्रेंड? वो तो बस मेरा एक मेल फ्रेंड है। वैंगी मुस्कुराकर चिढ़ाते हैं, ठीक है तुम्हारा दोस्त। इसके बाद एल्डेस्ट ग्रैंड अंकल सीधा लिटियन की तरफ मुड़ते हैं और नम्रता से पूछते हैं, क्या ये युवा दोस्त मेरे साथ कुछ देर के लिए चलना पसंद करेगा? लिटियन आदर से झुककर सहमत होता है, जैसी आपकी इच्छा एल्डर। सच कहूं तो जब से मैंने इस हवेली में कदम रखा है मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वैंगी के साथ हवेली में चलते हुए लिटियन अपने मन में सोचता है, मुझे अजीब सी जान पहचान डेजा वू का एहसास हो रहा है, लेकिन मैं तो पहले कभी कैपिटल आया ही नहीं। मुझे वैंग परिवार की इस जगह के बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ये मेरे पिछले जन्म की यादें हैं? एल्डेस्ट ग्रैंड अंकल और थर्ड एल्डर लिटियन को वैंग परिवार के बेहद पवित्र स्थल एंसेस्ट्रल अल्टर पर ले आते हैं। लिंगर भी पीछे पीछे आ जाती है और हैरान होकर पूछती है, लिंगर, बड़े दादाजी आप लिटियन को पूर्वजों की वेदी एंसेस्ट्रल अल्टर पर क्यों लाए हैं? सोचते सोचते ग्रैंड एल्डर और लाइटियन हवेली के सबसे गुप्त और पवित्र हिस्से यानी एंसेस्ट्रल अल्टर पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर लिंगर घबराकर पूछती है, बड़े दादाजी आप लाइटियन को हमारे खानदान की इस पवित्र वेदी पर क्यों लाए हैं? ग्रैंड एल्डर अपनी छड़ी जमीन पर टिकाते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं, इस लड़के का शरीर बेहद अजीब और अनोखा है। हमारे थर्ड एल्डर भी इसके शरीर के रहस्य को नहीं समझ पाए, इसलिए हमने फैसला किया है कि इसकी छिपी हुई पोटेंशियल को जगाने और असली वजह जानने के लिए पूर्वजों की वेदी का इस्तेमाल किया जाए। क्यों नौजवान लिटियन, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लिटियन एक पल के लिए अपने मन में हिसाब लगाता है, हम पहली बार मिल रहे हैं, वांग परिवार का मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होगा, इसमें कोई खतरा नहीं लगता। फिर लिटियन पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, जी एल्डर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ग्रैंड एल्डर मुस्कुराते हुए लिटियन से कहते हैं, तो ठीक है नौजवान, कृपया एंसेस्ट्रल अल्टर पर कदम बढ़ाओ। लिटियन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पीछे से भागते हुए वांग फैमिली का बड़ा बेटा वांगशो चिल्लाता है, रुकिए बड़े दादाजी, मैं इसे एंसेस्ट्रल अल्टर पर जाने देने के सख्त खिलाफ हूँ। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर तुरंत गुस्से में उसे डांटते हैं, शावर पीछे हटो, होश में रहकर बात करो। लिटियन ने हमारी वांग फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन वांग शाओ का गुस्सा शांत नहीं होता। वह कड़े शब्दों में ऐतराज जताते हुए कहता है, ये जगह हमारी वांग फैमिली के मार्शल सोल्स को अवाकन करने की पवित्र जगह है, यहाँ किसी आउटसाइडर को एंटर करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? वांग शाओ का ये विरोध देखकर ग्रैंड एल्डर का चेहरा और गंभीर हो जाता है। वह अपनी छड़ी कसकर पकड़ लेते हैं और बिना एक शब्द कहे उसे घूरने लगते हैं। माहौल गर्म होते देख ग्रैंड एल्डर वैंग यी थोड़ी ढील देते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे लगता है शावर के हाथों में खुजली हो रही है और वो लड़ाई के लिए बेताब है। वैसे बराबर वालों के बीच स्पारिंग करना बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ग्रैंड एल्डर टेबल के पीछे से लाइटियन की तरफ देखते हैं, नौजवान लाइटियन, इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? तभी वांगशो आगे बढ़ता है और सीधे लाइटियन को चुनौती देता है, मैं तुम्हारे साथ कोई सीनाजोरी या बुलिंग नहीं करूंगा, बस मेरा एक पंच झेल लो, अगर झेल गए तो मैं तुम्हें एंसेस्ट्रल अल्टर में जाने की इजाजत दे दूंगा। वांगशो की ये बात सुनकर लाइटियन अपने मन में सोचता है, अगर ये मान जाता है तो ठीक है। फिर वो आसपास के लोगों को घूरते हुए सोचता है, लेकिन ये सब मुझे लिंगर के बॉयफ्रेंड की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ मौजूद हर इंसान ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कोई शो चलने वाला हो। तभी लिंगर तुरंत लिटियन के आगे आकर ढाल बन जाती है और घबराकर चिल्लाती है, भाई लिटियन ने मेरी जान बचाई है और इसके जख्म तो अभी अभी ठीक हुए हैं, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैंग शाओ अपनी बहन लिंगर की तरफ देखते हुए बहुत ही गंभीर और सख्त आवाज में कहता है, लिंगर पीछे हटो। वह आगे अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है, हर ऐरा गहरा इंसान हमारे वैंग फैमिली की चौखट पर कदम रखने के काबिल नहीं है। लिंगर अपने मन ही मन बेहद परेशान होकर सोचती है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तभी लाइटियन मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाता है और लिंगर को शांत करते हुए कहता है, तो कोई बात नहीं लिंगर, जरा मैं भी देखना चाहता हूँ। वह वैंग शाओ की तरफ देखते हुए आगे कहता है कि वैंग फैमिली का ये तथाकथित टॉप टैलेंट आखिरकार कितनी ताकत रखता है। दोनों योद्धा आमने सामने खुले मैदान में आ खड़े होते हैं, एक तरफ लाइटियन और दूसरी तरफ वैंग शाओ। दूरी पर ग्रैंड एल्डर, परिवार के बाकी बुजुर्ग और लिंगर चिंता और उत्सुकता के साथ इस स्पारिंग मैच को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वैंग शाओ पूरे तेवर के साथ मैदान में डट जाता है और अपनी ताकत को जगाते हुए दहाड़ता है, मार्शल सोल मैनिफेस्ट, डोंगन वांगबा
रिक्वेस्टिंग बैटल। वैंग शियाओ की शक्ति जागते ही उसके पैरों तले की जमीन कांप उठती है। जमीन से धूल का एक जबरदस्त गुबार उठता है और चारों तरफ हवा का दबाव अचानक बढ़ जाता है। वह पूरे घमंड और ताकत के साथ इस तेज रोशनी के बीच खड़ा हो जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर किनारे खड़े बुजुर्ग और लिंगर अपनी आंखें फाड़े रह जाते हैं। ग्रैंड एल्डर भी इस भयानक ऊर्जा को महसूस करके गहरे झटके में आ जाते हैं। वैंग शियाओ अपनी आंखों में गुस्सा और घमंड भरकर चिल्लाता है, इसे झेल कर दिखाओ। फोर्स टू शैटर माउंटेन्स एंड रिवर्स। अचानक जमीन के चारों तरफ हवा के चक्रवात बनने लगते हैं। वैंग शियाओ के ठीक पीछे एक विशाल आर्मोर्ड योद्धा का मार्शल सोल एक चमकती हुई विशाल तलवार के साथ पूरी तरह प्रकट हो जाता है। वह आर्मोर्ड सोल अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। उस जबरदस्त वार के प्रभाव से मैदान का पत्थर और जमीन दो हिस्सों में बंट जाती है और गहरी दरार पड़ जाती है। वैंग शियाओ अपने मार्शल सोल की शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करता है और एक घातक अटैक पोजीशन ले लेता है। उसका मार्शल सोल भी ठीक उसी तरह हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। वैंग शियाओ का नीला एनर्जी फिस्ट अटैक बड़ी तेजी से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन सामने खड़ा लिट्शिन बिना किसी डर के एकदम शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता है। लिट्शिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो चिल्लाता है, मार्शल सोल अनलीश। उसी पल उसके पीछे एक बेहद चमकदार और दैवीय सुनहरा मार्शल सोल प्रकट हो जाता है, जिससे निकला सुरक्षात्मक और ताकतवर ऑरा लिट्शिन को चारों तरफ से घेर लेता है। लिट्शिन का यह खौफनाक रूप और ऑरा देखकर ग्रैंड एल्डर का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो हक्के बक्के होकर चिल्लाते हैं, ये ऑरा, ये तो साइलेंस है। लिट्शिन बिना अपनी जगह से हिले बहुत ही शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे हवा में एक विशाल सुनहरा पंजा प्रकट होता है। वह सुनहरा पंजा वांग शियाओ के नीले घूंसे को हवा में ही जकड़ लेता है और चुटकियों में बिजली के धमाके के साथ मसलकर चूर चूर कर देता है। हमला पूरी तरह नष्ट होते ही आसमान में चमकदार रोशनी के कण बिखर जाते हैं और पूरे मैदान में एक भयानक शॉकवेव फैल जाती है। धमाके का धुआं छंटते ही वैंग शियाओ जोर जोर से सांसें लेने लगता है। दूसरी तरफ अपना लिट्शिन एकदम कूल अंदाज में बिना किसी खरोंच के खड़ा रहता है। लिट्शिन मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर वोंग, मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर वोंग शियाओ का ईगो थोड़ा हर्ट हो जाता है। वह मुंह फेरकर बड़बड़ाता है, हुम्फ, मानना पड़ेगा तुम वाकई ताकतवर हो। मेरी बूढ़ी नजरें तुम्हें पहचानने में धोखा खा गईं। इसके बाद सब हॉल के अंदर आते हैं। वहाँ सफेद बालों वाले बुजुर्ग उत्सुक होकर पूछते हैं, युवा दोस्त, क्या तुम सिल्वर रैंक के पीक तक पहुंच चुके हो? लिट्शिन एकदम सादगी से जवाब देता है कि पिछली एक खतरनाक जंग के दौरान उसे ये पावरफुल ब्रेकथ्रू मिला था। ये सुनते ही बूढ़े थर्ड एल्डर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वे आंखें फाड़कर बड़बड़ाते हैं, सिर्फ 19 साल की उम्र में सिल्वर पीक, बाप रे। लिट्शिन तुरंत चौंक कर पूछता है, थर्ड एल्डर, आपको मेरी सही उम्र कैसे पता? लेकिन थर्ड एल्डर बात संभालते हुए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे दोस्त, अब तुम अल्टर पर जाने के लिए तैयार हो। लिट्शिन वेदी की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके जाते ही पीछे दोनों बुजुर्गों के बीच गुप्त बातचीत शुरू हो जाती है। एक बुजुर्ग सोच में डूबकर होठों पर उंगली रखते हैं और कहते हैं, इस लड़के के मार्शल सोल की ऑरा, ये तो साफ तौर पर लाई परिवार का खानदानी मार्शल सोल है। दूसरा बुजुर्ग गंभीर होकर याद दिलाता है, लेकिन ली परिवार तो सालों से दुनिया से कटकर अलग थलग रह रहा है। वह आगे कहते हैं, और ध्यान से देखो, इस लड़के को तो खुद अपनी ताकत और इसके इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी हाथ में लाठी लिए खड़े बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं लिंगेर, पहले हमें इस रहस्य की गहराई तक पहुंचना होगा। इसके बाद वे पास खड़ी लड़की लिंगर की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम इस लड़के से पहली बार कहाँ और कैसे मिली थी? लिंगर मासूमियत से जवाब देती है, मेरी और उसकी पहली मुलाकात क्योतो जाने वाली ट्रेन में हुई थी। ये सुनते ही बुजुर्ग आंखें गड़ाकर सीरियस टोन में पूछते हैं, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वह आखिर आता कहाँ से है? लिंगर मासूमियत से बताती है, ली टियन ने कहा था कि वह एक अनाथ है। वह आगे कहती है, उसे एक दादाजी ने गोद लिया था और बड़ा किया, और तो और उसने ये भी बताया कि उसके बचपन की सारी यादें गायब हो चुकी हैं। ये सुनते ही थर्ड एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सारी बातें एकदम मैच कर रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ग्रैंड एल्डर भावुक होकर गहरी सांस लेते हैं। इतने सालों बाद भी आखिरकार मुझे उसकी कोई खबर मिली। ग्रैंड एल्डर का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। इस बार वो चाहे किसी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न फंसा हो, हमें हर हाल में उसकी मदद करनी होगी और इस गुत्थी को सुलझाना होगा। उधर दूसरी तरफ लीतियन बेखबर होकर अल्टर के सामने आंखें बंद किए एकदम शांत खड़ा रहता है। ग्रैंड एल्डर बड़े ही प्यार से समझाते हैं, लीतियन, अपने मन को एकदम शांत रखो और कोई रुकावट मत बनने दो। वे आगे कहते हैं, अपनी पूरी ताकत और छिपे हुए पोटेंशियल को बाहर आने दो। ग्रैंड एल्डर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आखिरकार तुम्हारी असली परेशानी क्या है। लीटियन गंभीर होकर जवाब देता है, जी सीनियर, आप आगे बढ़िए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। अल्टर पर जादुई ऊर्जा एक्टिवेट होते ही सभी बुजुर्ग एक साथ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। लीतियन अपनी जगह पर एकदम सीना तानकर अडिग खड़ा रहता है। अचानक उसके पैरों के पास से रहस्यमयी सफेद धुआं और ऊर्जा निकलने लगती है। लीतियन मन ही मन चौंकता है, अरे ये शरीर में उबलने जैसा एहसास क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल रहे हों। पर अगले ही पल वह राहत की सांस लेता है। अरे रुको, ये एहसास तो बहुत ही आरामदायक और गजब का है। ग्रैंड एल्डर स्थिति को भांपते हुए कहते हैं, थर्ड ब्रदर, तुरंत जाकर सभी एल्डर्स को यहाँ बुलाओ। ग्रैंड एल्डर आगे कहते हैं, इस बच्चे का मार्शल सोल पोटेंशियल हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। वे हैरान होकर बोलते हैं, इतनी पावर लगाने के बाद भी इसका मार्शल सोल बाहर नहीं निकल पाया है, थोड़ा और जोर लगाना होगा। थर्ड एल्डर तुरंत दौड़ते हुए बोलते हैं, जी बड़े भाई, मैं अभी जाकर सबको बुलाता हूँ।
और लिटियन अल्ताइर के बीचों बीच बिना डिगे अपनी असली ताकत जागने का इंतजार करता रहता है। एल्डर्स आपस में चर्चा करते हुए पूछते हैं, बड़े भाई, इस बच्चे की मार्शल सोल में आखिर कितनी ताकत छिपी है? ग्रैंड एल्डर गंभीर होकर जवाब देते हैं, हमने जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर डाली है उतने में तो किसी एस ग्रेड मार्शल सोल का 3 बार अवकनिंग हो जाता। लेकिन ये लड़का कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास कोई मार्शल सोल है ही नहीं, पर मुझे तो पूरा यकीन है कि इसके पास ताकत है। फिर वे अपनी छड़ी संभालते हुए आदेश देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाए रखो, रुकना मत। सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर अपनी पूरी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा लिटियन पर झोंक देते हैं। लिटियन शांत और निडर होकर खड़ा रहता है, उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है। और तभी एक भयानक धमाके के साथ लिटियन के पीछे एक के बाद एक दिव्य अवतार प्रकट होने लगते हैं। उसके ठीक पीछे एक विशाल और सुनहरी दिव्य मूर्ति प्रकट होती है, गोल्ड ग्रेड मार्शल सोल झंगीज ही। एल्डर्स फटी आंखों से देखते रह जाते हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर उनका दिमाग पूरी तरह सन्न रह जाता है। लाइटियन अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार हुंकार भरता है, हम फप। उसके शरीर के अंदर दबी असीम ऊर्जा अचानक पूरे शबाब पर बाहर फटने लगती है और देखते ही देखते उसके चारों तरफ एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली और दिव्य मार्शल सोल्स एक साथ प्रकट हो जाते हैं। ताकत के सैलाब के बाद लाइटियन शांत होकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक नया तेज और गजब का आत्मविश्वास झलक रहा होता है। ग्रैंड एल्डर हैरान होकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं, युवक, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लाइटियन अपनी छाती पर हाथ रखता है और गर्व से कहता है, मेरा लेवल एडवांस हो चुका है। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर खुशी से ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं, हा हा हा, इस उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना, तुम जरूर इस दुनिया के सबसे महान योद्धा हो। सिर्फ 19 साल की उम्र में गोल्डन ग्रेड हासिल कर लेना सचमुच अतुलनीय है। तभी पास खड़ी लड़की हिचकिचाते हुए आगे आती है और कहती है, एल्डर, मेरा एक सवाल है, क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? ग्रैंड एल्डर मुस्कुराते हुए लाइटियन से कहते हैं, लगता है तुम्हें अब सब कुछ समझ आ गया है। चलो फिर। इसके बाद वे तीनों भव्य मंदिर की ओर कदम बढ़ा देते हैं। वे मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां एक शांत और रहस्यमयी माहौल छाया होता है। ग्रैंड एल्डर पीछे मुड़कर पूछते हैं, लिटियन, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? लिटियन उलझन में पड़ जाता है और सोचता है, मुझे नहीं पता सीनियर। अरे रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी लिंगर के ही परिवार से हूँ? लेकिन हम दोनों का चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। ग्रैंड एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और एक हैरान कर देने वाला सच बताते हैं, वो तुम्हारे पिता हैं। और सच तो ये है कि तुम्हारा असली नाम लिटियन नहीं है, तुम्हारा असली नाम ली है। जब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें ये नाम दिया था तब मैं वहीं मौजूद था। ली आंखों में हैरानी और दुख लिए सोचता है, मेरे असली पिता, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लिंगर चौंकते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्या? तो क्या इसका मतलब ये है कि लिए संजीदा होकर पूछता है, सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? ग्रैंड एल्डर गंभीर होकर जवाब देते हैं, तुम्हारे पिता पूरी मानवता के लिए एक महान नायक थे। ये कहानी बहुत लंबी है। इसके बाद लिए भारी कदमों से आगे बढ़ता है। सामने उसके पिता की नाम पट्टी का मेमोरियल टैबलेट रखी होती है। लिए अपने पिता के सम्मान और याद में घुटनों के बल बैठ जाता है और भावुक होकर श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका लेता है। लिए गंभीर लहजे में पूछता है, सीनियर, आपने कहा था कि मेरे पिता किले के बाहर युद्ध में शहीद हुए थे। क्या उस वक्त वहाँ कोई ऐसा गवाह मौजूद था जिसने वो सब अपनी आंखों से देखा हो? ग्रैंड एल्डर बताते हैं, सीमा पर मौजूद 1 लाख सैनिकों ने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा था और शंगडिंग टियन भी वहीं मौजूद था। वो शुरुआत में तुम्हारे पिता का एल डेप्यूटी जनरल ही था। ये सुनकर लिए गहरे सदमे और दुख में डूब जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है। फिर खुद को संभालते हुए पूछता है, क्या ली परिवार का कोई और सदस्य अब भी जीवित बचा है? ग्रैंड एल्डर समझाते हैं, ली परिवार कभी 8 ग्रेट क्लैंस में से एक हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे पिता के जाने तुम्हारे दादाजी का अन्य एल्डर्स के साथ गहरा विवाद हुआ था, जिसके बाद वो पूरे कबीले को लेकर अज्ञात स्थान पर चले गए। ली परिवार कई सालों से दुनिया से पूरी तरह अलग थलग सिक्लूजन रह रहा है। सच्चाई तो ये है कि मुझे भी नहीं पता कि वो अब कहाँ है। ली हाथ जोड़कर कहता है, ये सब बताने के लिए आपका धन्यवाद एल्डर। फिर मन ही मन सोचता है, मैं अभी तक अपनी असली पहचान साबित नहीं कर पाया हूँ। ऐसे में बिना किसी ठोस सुराग के उन्हें खोजना सही नहीं होगा। एल्डर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी पहचान पर जरा भी शक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मार्शल सोल तुम्हारे ली परिवार की ही अनूठी वंशानुगत आत्मा है। इसे इंपीरियल सोल कहा जाता है, जिसे कोई कभी झूठा साबित नहीं कर सकता। ली गंभीर और मायूस होकर कहता है, मेरे पास तो बचपन की कोई यादें ही नहीं बची हैं, इसीलिए मुझे इनमें से किसी भी बात के बारे में कुछ पता नहीं था। ग्रैंड एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोचो तो ये सचमुच हैरान करने वाली बात है, लेकिन एक न एक दिन तुम्हारी यादें वापस जरूर आ जाएंगी। वैसे हमारे वांग परिवार और तुम्हारे ली परिवार के बीच शादी का रिश्ता तय हुआ था। ये रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और तुम्हारे दादाजी ने खुद तय किया था। लड़की हैरानी से पूछती है, ग्रैंड एल्डर, क्या ये सचमुच ये गेगे ही हैं? ग्रैंड एल्डर समझाते हुए कहते हैं, मैं ली परिवार की मार्शल सोल पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। ली परिवार सालों से दुनिया से अलग थलग रह रहा है और सिर्फ वही अकेला बाहर भटकता हुआ रह गया था। हम सबको तो यही लगा था कि वो भी जुनसियन के साथ ही चला गया है। ली तियन लिंगर की ओर देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना लिंगर, मुझे सचमुच अपने बचपन की कोई बात याद नहीं है। फिर मन ही मन सोचता है, मैं तो अब तक यही समझता रहा कि मैं बस एक आम अनाथ हूँ। बाप का न होना एक बात थी, लेकिन ग्रैंड एल्डर की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इस कहानी के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है। अब सोंगझो लौटना ही सही रहेगा। ली तियन हाथ जोड़कर झुकता है, सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। और लिंगर, पिछले कुछ दिनों से मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। ग्रैंड एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आखिरकार तुम्हारे दादाजी और मैं सालों पुराने दोस्त जो थे,
लिंगर उदास चेहरे से कहती है, ई जी, मेरा मतलब तुम सचमुच सोंगझो वापस जा रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? लाइट एन गंभीर होकर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंगर, तुमने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं किया है। लिंगर मायूस होकर कहती है, ठीक है फिर अपनी यात्रा में अपना ध्यान रखना। लाइट यन हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक विदा लेता है। अलविदा। लाइटियन वहां से बाहर निकल जाता है। ग्रैंड एल्डर और लिंगर उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और लाइटियन उन्हें नमन करके अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन में अकेले बैठे हुए लिटियन अपने विचारों में खो जाता है। मुझे लगा था कि ये मार्शल सोल मुझे सिस्टम से मिली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी इन्नाट मार्शल सोल थी। मेरे पिता युद्ध में क्यों मारे गए? मेरी माँ कहाँ है? और ली परिवार आखिर दुनिया से कटकर गुमनामी में क्यों चला गया? आखिर एक साथ इतनी सारी मुसीबतें उसके सामने क्यों आ खड़ी हुई हैं? तभी उसकी नजर गलियारे से गुजरते एक अजीब से नकाबपोश शख्स पर पड़ी। ऊपर से तो वो आम इंसान लग रहा था, लेकिन लिथियन को उसके अंदर से किसी खतरनाक एबरेंट बीस्ट की बदबू महसूस हुई। लिथियन को अपने सेंसेस पर शक हुआ तो उसने तुरंत सिस्टम से कंफर्म किया और सिस्टम ने भी साफ कर दिया कि ये कोई आम बंदा नहीं है। अब एबरेंट बीस्ट का नाम जुड़ा हो और मामला सीधा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खतरा सूंघते ही लिथियन बिना देर किए चुपचाप उस नकाबपोश के पीछे पीछे चल दिया। वो ट्रेन की बोगियों से होता हुआ एक बंद केबिन के बाहर जा पहुंचा और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा। अंदर वो नकाबपोश अपने साथी से कह रहा था कि काम हो चुका है और उन्हें गोल्डन रैंक एबरेंट बीस्ट का असली खून मिल गया है। ये सुनते ही लिथियन का माथा ठनका। वो समझ गया कि इस ट्रेन में कोई बहुत बड़ी साजिश पक रही है और अगर उसने अभी इन्हें नहीं रोका तो इस सफर में तबाही मचनी तय है। केबिन के अंदर बैठा चश्मे वाला शख्स एक धूर्त मुस्कान के साथ कहने लगा कि आखिरकार वो चीज उनके हाथ लगी गई। उसने बताया कि उनके मास्टर की तरफ से एक्सपेरिमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है। बाहर खड़ा लिथियन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। तभी अंदर से आवाज आई कि क्या एक्सपेरिमेंट के लिए होस्ट तैयार हैं। जवाब मिला कि दूसरी टीम ने पहले ही 2 ब्रॉन्ज रैंक स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया है और वे उन्हें लेकर सीधे बेस कैंप की तरफ निकल चुके हैं। चश्मे वाले शख्स ने सख्त लहजे में ताकीद की कि ये काम बेहद सीक्रेट है। अगर ये खबर लीक हो गई तो दुनिया भर की पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। उसने तुरंत प्लान बनाया कि वे दोनों जल्द ही अलग अलग रास्तों से निकलेंगे ताकि किसी को शक न हो। उसने नकाबपोश को हिदायत दी कि चाहे जो हो जाए ये सामान सही सलामत लॉर्ड तक पहुंचना चाहिए। ये सब सुनते ही लिथियन की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसे समझ आ गया कि मामला सिर्फ खून का नहीं बल्कि मासूम छात्रों की जान और एक खतरनाक साजिश से जुड़ा है। लिथियन का माथा ठनका। उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से फैल जाती हैं। एलियन बीस्ट का असली खून और मासूम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट, ये लोग तो हद से ज्यादा खतरनाक निकले। बिना एक पल गंवाए लिथियन तेजी से भागते हुए पास के एक खाली केबिन में घुस जाता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। वह मन ही मन खौफजदा होकर सोचता है, ये मामला इतना सीधा नहीं है। मुझे इस खौफनाक साजिश की खबर तुरंत एकेडमी तक पहुंचानी ही होगी। तभी बगल के केबिन में बैठे चश्मे वाले शख्स के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बाहर कोई है, बाहर निकलो। अंदर आने से पहले मैंने खुद 2 बार चेक किया था, फिर ये आहट कहाँ से आई? उसका नकाबपोश साथी भी हैरान होकर आसपास देखता है। लेकिन सर, मैंने भी ध्यान दिया था, दोनों तरफ के केबिन तो बिल्कुल खाली पड़े थे। बेड पर लेटे लिथियन की सांसें थम जाती हैं और उसके माथे से पसीने की बूंदें छलक पड़ती हैं। लिथियन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। धत तेरी की, क्या हम सच में पकड़े गए? नकाबपोश शख्स दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा जाता है। बाहर निकलो, तुमने क्या सुना? वह आसपास देखने लगता है और तभी पास के केबिन की तरफ मुड़कर देखता है। तभी चश्मे वाला शख्स कॉरिडोर में बाहर आता है और गुस्से में नकाबपोश से पूछता है, तुमने तो कहा था कि आसपास कोई नहीं है, तो फिर ये लड़का कहाँ से आया? अगर हमारा प्लान लीक हुआ तो खुद को खत्म करने के लिए तैयार रहना। नकाबपोश डरकर उसकी तरफ हाथ करते हुए सफाई देता है, मैंने सच में सब चेक किया था। ये लड़का जरूर हमारे पीछे से छुपकर अंदर घुसा होगा। फिर वो अपनी बात बदलते हुए आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, मरा हुआ इंसान कभी कोई प्लान लीक नहीं कर सकता। ये सुनकर लिथियन अपना सिर सहलाते हुए बड़ी बेपरवाही से कहता है, सुनो भाइयों, अगर मैं कहूं कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? नकाबपोश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, बकवास बंद करो, अगले जन्म में देखकर कदम रखना। इतना कहते ही वो लिथियन पर हमला करने झपटता है, लेकिन लिथियन तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक मैजिक शील्ड खड़ी कर देता है। नकाबपोश का घूंसा सीधा शील्ड से टकराता है और उसका वार वहीं रुक जाता है। वह हैरान होकर पीछे देखता है और मन ही मन मानता है, बुरा नहीं है, तुम्हारे पास भी कुछ स्किल्स हैं। उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत होगी, लेकिन फिर भी इसे टूट जाना चाहिए। ब्रियाक है, वो अपनी पर्पल डार्क एनर्जी को और बढ़ा देता है, जिससे लिथियन की जादुई शील्ड पर दबाव बढ़ जाता है और आखिरकार वह शील्ड क्रैक होकर पूरी तरह से बिखर जाती है। शील्ड टूटते ही लिथियन समझ जाता है कि स्थिति खतरनाक हो चुकी है और कहता है कि धत्त तेरे की। वो बिना एक पल गंवाए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाता है और चिल्लाता है कि अपनी मार्शल सोल को रिलीज करो और इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दो। जैसे ही लिथियन अपनी ताकत समेटता है, उसके शरीर से 3 बेहद शक्तिशाली मार्शल सोल्स प्रकट होती हैं, जिसमें एक सुनहरी चमक वाला योद्धा, एक बिजली की तेजी वाला सफेद पोशाक का योद्धा और एक डार्क एनर्जी वाला बैगनी दैत्य योद्धा शामिल है। दबाव बढ़ते ही दोनों शक्तियों का जबरदस्त टकराव होता है और एक भयंकर विस्फोट के साथ चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। अपनी इस नाकाम कोशिश के बाद नकाबपोश हाँफते हुए पीछे हटता है और समझ जाता है कि लिथियन कोई मामूली विरोधी नहीं है। वह गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि यह लड़का बहुत ताकतवर है, मिलकर हमला करो, तुम तो बिल्कुल बेकार कचरा हो। तभी चश्मे
चश्मे वाला व्यक्ति बेहद ठंडे और कड़े लहजे में ताना मारते हुए कहता है कि तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। वापस चलकर देखना कि तुम बड़े अफसरों को क्या जवाब देते हो। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पीठ से चमकदार नीले बैगनी पंख फैलाता है और उड़कर वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। लाइटियन की तीनों मार्शल सोल्स तेजी से उसका पीछा करती हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। ट्रेन के गलियारे में इस भीषण हंगामे और शक्तियों के टकराव की गूंज सीधा ट्रेन कैप्टन तक पहुंचती है। कैप्टन गंभीर होकर कहता है कि मेरी ट्रेन में मुसीबत कौन खड़ी कर रहा है? क्या जीने से मन भर गया है? लिथियन बिना झिझके कैप्टन की तरफ देखता है और पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि सीनियर, मैं पायोनियर एकेडमी का छात्र हूँ। वो अपना चमकीला स्टूडेंट आईडी कार्ड सामने बढ़ाते हुए सबूत देता है और साफ बताता है कि ये दोनों किसी साजिश की योजना बना रहे थे, और जब मुझे इस बात का पता चला तो इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ स्थिति को अपने खिलाफ बनते देख चश्मे वाला व्यक्ति बड़ी चालाकी से अपने नकाबपोश साथी के कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए उसे चेतावनी देता है कि ध्यान से सोचो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बात सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं है। अपनी बात कहते ही वो व्यक्ति बिना किसी देरी के अपनी पीठ से नीले और बैगनी रंग के चमकदार विंग्स निकालता है, तेजी से ट्रेन की खिड़की का कांच तोड़ता है और आसमान में उड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अपने साथी के इस तरह धोखा देकर भाग जाने पर नकाबपोश हमलावर बेहद आक्रामक हो उठता है। वह चिल्लाकर कहता है, जब तुम सब मरना ही चाहते हो तो मैं तुम सबको एक साथ नरक भेजूंगा। उसके शरीर से काली डरावनी ऑरा निकलने लगती है। तभी उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। वह खुद को एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार करने लगता है ताकि पूरी ट्रेन को उड़ा सके। लिथियन यह देखकर चौंक जाता है और घबराकर सोचता है, अरे नहीं। तभी ट्रेन कैप्टन स्थिति की गंभीरता को समझ जाते हैं और गंभीर लहजे में कहते हैं, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? बिना किसी देरी के कैप्टन उस नकाबपोश हमलावर को पकड़कर ट्रेन की टूटी हुई खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। वह हमलावर हवा में ही उड़कर दूर चला जाता है और ट्रेन सुरक्षित बच जाती है। लिथियन कैप्टन की अद्भुत ताकत और बिजली जैसी फुर्ती देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मन ही मन सोचता है, ये आदमी आखिर इसके पास किस तरह की भयानक ताकत है। खतरा टल जाने के बाद लिथियन आदरपूर्वक कैप्टन को सैल्यूट करता है और शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। विस्फोट का खतरा टल चुका था, लेकिन माहौल अभी भी गंभीर बना हुआ था। ट्रेन के टूटे हुए शीशे के पास खड़े होकर कैप्टन लिथियन की तरफ मुड़े और कड़क आवाज में बोले, अब मुझे साफ साफ बताओ, यहाँ असल में हुआ क्या था? इसके बाद दोनों ट्रेन के एक शांत केबिन में आमने सामने बैठ गए। कैप्टन ने गहरी नजर से लिथियन को देखा और पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने उनकी साजिश सुन ली थी और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी लीक हुई उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया? लिथियन ने घबराते हुए जवाब दिया, जी सीनियर, वे लोग सामान कहाँ डिलीवर करना है उसी का प्लान बना रहे थे। मैं सुनकर दंग रह गया और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसी चक्कर में मेरी एनर्जी का उतार चढ़ाव हो गया। कैप्टन ने अपनी टेबल पर हाथ रखे और थोड़ा सोचते हुए बोले, अच्छा तो ये बात है, तुमने कहा कि तुम पायनियर अकादमी के स्टूडेंट हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम लोग तो हमेशा अपनी टीम के साथ मिशन पर निकलते हो, फिर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लिथियन ने झिझकते हुए अपनी बात सामने रखी, सीनियर, असल में मैं छुट्टियों में अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर उस काले चोगे वाले संदिग्ध आदमी पर पड़ी। वह बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए मुझे उसका पीछा करना पड़ा। मुझे लगा था कि वो अकेला है, इसलिए मैं उसके पीछे चला गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ उसके और भी साथी शामिल होंगे। उसकी बात सुनकर कैप्टन अपने चेहरे के जख्मों को सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हें आगे से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर पिछली बार ट्रेन पर हमला न हुआ होता तो हम गोल्ड रैंक फाइटर्स को इस तरह ट्रेनों की सुरक्षा में नहीं तैनात किया जाता। इस बार तुम सच में बहुत बड़े खतरे में थे। कैप्टन की बात सुनते ही लिथियन अचानक खड़ा होता है और आत्मविश्वास से कहता है, सीनियर, आपका ये जूनियर भी अब एक गोल्ड रैंक फाइटर बन चुका है। ये सुनते ही पानी पी रहे कैप्टन चौंक जाते हैं और उनके मुंह से पानी बाहर निकल आता है। वे हैरानी से लिथियन को देखते हुए पूछते हैं, क्या कहा तुमने? तो पायनियर एकेडमी के स्टूडेंट आजकल इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। लिथियन थोड़ा झिझकते हुए अपनी सफाई देता है, असल में सीनियर, मैं तो बस उनसे कुछ गुप्त जानकारी उगलवाने की कोशिश कर रहा था। छुट्टियों के दौरान मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं घटी और उन्हीं की वजह से मुझे ये पावरफुल ब्रेक थ्रू मिला है। मैंने अभी तक इस बात की जानकारी एकेडमी को नहीं दी है। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम थोड़े दिमागदार जरूर हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सीख देता हूँ। कल्टिस्ट के सामने खुद को बेवकूफ दिखाकर बड़ी मछली फंसाने की चालाकी काम नहीं आती, उल्टे तुम खुद ही उनका शिकार बन जाओगे। लिथियन उनके अनुभव की कद्र करते हुए कहता है, मैं समझ गया सीनियर। फिर ऑफिसर गंभीर होकर कहते हैं, मुझे इस पूरे वाकये की रिपोर्ट आगे भेजनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें और ज्यादा देर रोक कर नहीं रखूंगा, लेकिन आगे से तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ी देर पहले जो चीज यहाँ से भाग निकली है वो कोई मामूली बात नहीं है। लिथियन तुरंत उत्सुक होकर पूछता है, सीनियर, क्या आपको इस बारे में कोई सुराग मिला है? ऑफिसर खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में हिदायत देते हैं, ऊंचे अधिकारियों को इस बारे में पहले से ही सब मालूम है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस मामले में ज्यादा गहराई तक न पड़ो। भले ही तुम गोल्ड रैंक तक पहुंच चुके हो, लेकिन इस दुनिया में अभी भी कई ऐसे खतरे मौजूद हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी चौकसी कभी मत कम होने देना। उनकी बात मानकर लिथियन आदर से झुकता है और कहता है, जी सीनियर, मैं आपकी बात याद रखूंगा। इसके बाद लिथियन उस कमरे से बाहर निकलकर अपनी सीट की तरफ लौट आता है। दूसरी तरफ अकेले बैठे सीनियर ऑफिसर मन ही मन सोचते हैं, एक स्टूडेंट होकर गोल्ड रैंक तक पहुंच जाना, लगता है अब मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ, शायद मेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है। अपनी सीट पर आकर बैठते ही लिथियन गहरे विचारों में खो जाता है। वह खुद से सवाल करता है, आखिर वह रहस्यमयी साया क्या चीज था? एक इंसान और जंगली जानवर का मिला जुला रूप,
क्या वे अपने इस खतरनाक प्रयोग में सच में कामयाब हो चुके हैं? एक ठंडी सांस भरते हुए वो बुदबुदाता है, सच में वक्त कितना अशांत और खतरनाक होता जा रहा है। तभी लितियन को दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, भैया यहाँ। लितियन मुड़कर देखता है तो उसकी छोटी बहन सिनसिन खड़ूसी से दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। लितियन थोड़ा हैरान होकर उससे पूछता है, सिनसिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए था ना। सिनसिन कमर पर हाथ रखकर चिढ़ाते हुए कहती है, भैया आप तो बस पढ़ाई और स्कूल के पीछे ही पड़े रहते हैं, जरा समय तो देखिए। आपने जब फोन करके बताया था कि आप वापस आ रहे हैं तो दादाजी ने मुझे स्कूल के बाद आपको स्टेशन से रिसीव करने के लिए भेजा था। लितियन थोड़ा शांत होते हुए पूछता है, अच्छा दादाजी कैसे हैं? क्या उनके पैर का दर्द अब ठीक है? सिनसिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ अब वे ठीक हैं, लेकिन आपके जाने के बाद से वे हमेशा यही कहते रहते हैं कि इतने बड़े शहर में अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल काम है। फिर दोनों साथ में घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए सिनसिन अपने भैया के साथ सुकून से कदम मिलाती है और लितियन भी अपनी बहन की बातें सुनकर थोड़ा राहत महसूस करता है। लेकिन तभी चलते चलते लितियन को अचानक हवा में एक अजीब और खतरनाक ऑरा महसूस होती है। वह तुरंत सचेत हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये कैसा अजीब ऑरा है? ये दादाजी या सिनसिन का तो बिल्कुल नहीं है। बात को समझने के लिए लितियन सिनसिन से पूछता है, सिनसिन क्या हाल ही में हमारे घर कोई मेहमान आया था? सिनसिन मासूमियत से जवाब देती है, नहीं तो भैया, घर पर तो बस मैं और दादाजी ही रहे हैं। ये सुनते ही लितियन का चेहरा चिंता से भर जाता है और वो मन में चिल्लाता है, यह तो बहुत बुरा हुआ, दादाजी खतरे में हैं, बिना एक पल भी गंवाए। लितियन तुरंत सिनसिन का हाथ थाम लेता है और घर की तरफ तेजी से दौड़ लगा देता है। दोनों तेजी से भागते हुए सीधे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं। घर का मुख्य दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। लितियन तुरंत रुककर अपनी बहन से पूछता है, सिनसिन दादाजी ने तुमसे बाहर जाने के बारे में कुछ कहा तो नहीं था ना? सिनसिन चौंकते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है भैया, दादाजी तो सुबह से ही आपके लिए बाजार से सामान लाकर रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। ये सुनते ही लितियन बिना किसी देरी के घर के अंदर भागता है। पूरा घर एकदम सुनसान पड़ा था और दादाजी का कहीं कोई अता पता नहीं था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक लेटर पर पड़ती है। लितियन जैसे ही उस खत को उठाकर पढ़ता है, उस पर लिखा होता है, आज रात 8 बजे पहाड़ी के पीछे अकेले आओ, वरना अपने दादाजी की लाश उठाने के लिए तैयार रहना। लेटर पर कोई नाम नहीं था। लितियन गुस्से और गंभीर तेवरों के साथ सोचता है, इस पर कोई दस्तखत नहीं है, ये जरूर उन्हीं लोगों की करतूत है। कमरे के अंदर दौड़कर आते ही सिनसिन घबराकर रोने लगती है और कहती है, भैया दादाजी को किसी ने किडनैप कर लिया है, अब हम क्या करेंगे? चलिए पुलिस को फोन करते हैं। लितियन तुरंत उसे शांत कराते हुए समझाता है, घबराओ मत सिनसिन, अगर हम इस वक्त घबरा गए तो समझो दादाजी से हाथ धो बैठेंगे। और रही बात पुलिस की, तो ये मामला पुलिस के बस का नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, दादाजी को कुछ नहीं होगा। लितियन अपनी मुट्ठी कसता है और मन ही मन ठान लेता है कि वह अपने दादाजी को बचाकर ही रहेगा। रात होते ही लितियन खड़त में बताई जगह यानी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखते हुए ललकारता है, बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। तभी अंधेरे से चमकदार नीले पंखों वाला एक रहस्यमयी आदमी बाहर निकलता है। वह कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बहादुर हो या बेवकूफ, तुम सच में यहाँ अकेले आने की हिम्मत कर बैठे। लितियन बिना किसी डर के निडरता से उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, तुम लोगों ने ही तो कहा था अकेले आने के लिए, तो लो मैं आ गया, कहाँ है मेरे दादाजी? वह रहस्यमयी आदमी जमीन पर पड़े दादाजी की तरफ इशारा करते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तुम जैसे बच्चे के साथ कोई घटिया खेल खेलने नहीं आया हूँ, तुम्हारे दादाजी सुरक्षित हैं, वे बस बेहोश हैं। अपने दादाजी को जमीन पर बेसुध पड़ा देख लितियन बिना एक पल गंवाए दौड़कर उनके पास पहुंचता है और उन्हें अपने हाथों में थाम लेता है। दादाजी को सही सलामत पाकर वह उस आदमी से कहता है, ठीक है, अगर अब कोई और बात नहीं है तो मैं इन्हें लेकर वापस जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो आदमी एक भयानक और कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि तुम्हारे दादाजी ठीक रहेंगे, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे। इतना कहते ही जमीन तेजी से थरथराने लगती है और एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी पर एक खतरनाक डेमन प्रकट होता है। पर्पल आर्मर और छाती पर धधकती लाल ऊर्जा वाला ये अगोल्ड रैंक का डेमन सीधा लितियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह रहस्यमयी आदमी और वो डेमन दोनों एक साथ खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रहस्यमयी आदमी घमंड से कहता है, चाहे तुम किसी भी एकेडमी के जीनियस क्यों न हो, लेकिन दो गोल्ड रैंकर्स के हाथों मारे जाना तुम्हारे लिए बड़े ही फक्र की बात होगी। उनकी बात सुनकर लितियन एक ठंडी आह भरता है और शांत आवाज में कहता है, अगर मैं मरना ही न चाहूं तो? उसकी बात सुनते ही डेमन की आंखें लाल बैंगनी रोशनी से चमकने लगती हैं। वह पागलों की तरह अट्टहास करते हुए चिल्लाता है, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है, हा 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 हा। इतना कहते ही वो डेमन अपनी पूरी शक्ति को अनलॉक करता है। उसकी छाती से बैंगनी और लाल रंग की तीव्र ऊर्जा की किरणें फूट पड़ती हैं, जिससे पूरी पहाड़ी कांपने लगती है। वह खतरनाक एनर्जी के साथ लितियन की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन लितियन के चेहरे पर डर का एक भाव तक नहीं आता। वो आसपास नजर घुमाता है और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तुम दोनों सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? ये सुनकर चश्मे वाला रहस्यमयी आदमी चौंक जाता है और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लितियन की आंखें अचानक एक खतरनाक चमक से भर जाती हैं। वो बिना पलक झपकाए सीधा दुश्मनों के सामने दहाड़ता है, समनिंग वलहल्ला।
इतना कहते ही वो अपनी दोनों बाहें फैला देता है। उसके सीने से एक बेहद चमकदार सुनहरा प्रकाश गोल्डन ऑरा फूट पड़ता है, जिससे पूरा आसमान और पहाड़ी का कोना कोना जगमगा उठता है। सुनहरी ऊर्जा के धमाके के बाद लीटियन का चेहरा और भी गंभीर और भयानक हो जाता है। वो ठंडे और निडर अंदाज में अगला आदेश देता है, सावधानी से देखना। कम फोर्थ एंड फिफ्थ हीरोइक स्पिरिट्स। अचानक उसके दोनों तरफ दो रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रकाश के गोले प्रकट होते हैं। हवा में भयंकर दबाव महसूस होने लगता है। लिथियन अपने हाथों से एक हैंड सील बनाता है और अपनी पूरी ताकत को एकाग्र करते हुए चिल्लाता है, डुअल स्पिरिट पोजेशन। तभी उसके पीछे एक विशाल हीरोइक स्पिरिट प्रकट होता है। दोनों एक साथ गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, रोगन यू आपकी सेवा में हाजिर है। फेंगशियन आपके आदेश के लिए तैयार है। अगले ही पल ग्वान यू और फेंगशियन की दोनों विशाल आत्माएं सीधे लिथियान के शरीर के अंदर मर्ज होने लगती हैं। दो महायोद्धाओं की असीम ताकत को एक साथ अपने शरीर में समेटना कोई आसान काम नहीं था। इस भयंकर दबाव के कारण लिथियान के मुंह से खून छलक पड़ता है। जैसे ही वे दोनों आत्माएं लिथियान के शरीर में पूरी तरह फ्यूज होती हैं, उसके अंदर ताकत का भयानक विस्फोट होता है। अगगग उसकी छाती चौड़ी होने लगती है, डोले और मसल्स फूलकर विशाल हो जाते हैं और प्रचंड ऊर्जा के झटके से उसकी शर्ट धज्जियां बनकर उड़ जाती है। अपने शरीर में दोनों वीरों की खतरनाक ताकत पाकर लिथियान लहूलुहान मुंह के साथ दुश्मनों की तरफ घूरता है और दहाड़ता है, आओ आगे, ब्रिंग इट ऑन। आज देखते हैं कि यहाँ किसकी लाश बिछती है। लिथियान की ताकत देखकर चश्मे वाला बंदा गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपना चश्मा उतारता है और उसके शरीर में खतरनाक म्यूटेशन होने लगता है। देखते ही देखते वो एक विशाल और डरावने बैट डेमन में बदल जाता है। वह अपने दोनों बड़े बड़े काले पंख फैलाकर पहाड़ की चोटी पर गर्जना करता है, चूंकि तुमने मुझे मेरे इस असली रूप में देख लिया है, इसलिए अब तुम्हारा इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ओल्ड 7 फाड़ डालो इसे। वह आग जैसी नसों वाला शैतान ओल्ड 7 अपनी नुकीली बत्ती सी दिखाता हुआ नीचता से हंसता है, ही इंसानी खून का स्वाद चखे जमाने हो गए, आज तो मजा आ जाएगा। लिथियान बिना वक्त गंवाए चिल्लाता है, हीरोइक स्पिरिट को एग्जिस्टेंस। उसके पीछे 3 दिव्य सम्राट प्रकट होते हैं और उनकी ऊर्जा सीधे लिथियान के सीने में समा जाती है। एक ही झटके में लिथियान का पूरा शरीर खूंखार रेड बीस्ट में बदल जाता है। विशाल मसल्स, लाल स्किन और आंखों में साक्षात तबाही। लिथियान के सामने नीली स्क्रीन चमकती है, वार्निंग 5 स्पिरिट कोएग्जिस्टेंस की हालत आपके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी, तुरंत बंद करें। लिथियान दांत भींचकर बोलता है, कोई रास्ता नहीं है, जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी वरना खेल खत्म। नीला बैट डीमन अपने साथी से कहता है, अब तेरी बारी है, जा खत्म कर इसे। लाल आग जैसा शैतान पागलों की तरह लिथियान की तरफ झपटता है। लिथियान हाथ में भारी सुनहरी कुल्हाड़ी तानता है और बिजली की तेजी से चिल्लाता है, क्लीव माउंट हुआ। वह पूरे जोर से कुल्हाड़ी सीधे विलन के सीने पर दे मारता है। एक जबरदस्त सुनहरे प्रकाश का धमाका होता है। वह लाल दानव ढेर होने के बजाय उस हमले को झेल गया। वह सीने पर घाव लिए पागलपन में हंसने लगा, हा बस इतना ही दम था, आजमा ले अपनी किस्मत, अब सीधे अगले जन्म में ही मुलाकात होगी। वह बेशर्मी से हंसते हुए सीधा लिथियान को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है, लेकिन लिथियान हार मानने वालों में से नहीं था। उसके शरीर से बिजली कड़कती है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर सुनहरी कुल्हाड़ी से सीधे उसके सीने को आर पार चीर देता है। तभी नीला बैट डीमन जहरीली मुस्कान के साथ सामने आकर लिथियान को चिढ़ाता है, बहुत देर कर दी बच्चे, उम्मीद है इस बार तुम्हें कोई अच्छा रेइनकार्नेशन मिले। तभी पीछे से कड़क आवाज गूंजती है, देर तुमने की है, उसने नहीं। लिथियान मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है, एल्डरमू आप यहाँ कैसे? एल्डरमू गंभीर होकर बोलते हैं, अगर मैं सही समय पर ना आता तो तेरी ये जान आज यहीं खत्म हो जाती। एल्डरमू बिना पलक झपकाए बस अपनी एक हथेली आगे बढ़ाते हैं। ना कोई हमला रोकने का कट, ना कोई ड्रामा, बस उनकी हथेली से निकली भयानक ताकत के दबाव से वे दोनों खूंखार दानव हवा में ही टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। इसके तुरंत बाद एल्डरमू के बंदे केतली से कप में चाय ढालते हैं और एल्डरमू ऐसे आराम से बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। चाय की चुस्की लेते हुए एल्डरमू हीरो के कंधे पर हाथ रखते हैं और गंभीर होकर कहते हैं, मुझे इस पूरे गिरोह के बारे में सब कुछ बताओ। इस बूढ़े को एक एक डिटेल शुरू से समझाओ। हीरो सब कुछ साफ साफ बता देता है। पूरी बात सुनने के बाद एल्डरमू चाय का कप थामे कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब तुम सच में बस गलती से उनसे टकरा गए थे। हीरो एल्डरमू की तरफ घूरते हुए तुरंत सवाल दागता है, एल्डरमू आपकी बातों के अंदाज से तो लग रहा है जैसे आपको इस सब के बारे में पहले से ही सब पता था। एल्डरमू गंभीर आवाज में बताते हैं, जब तुम वांग फैमिली को छोड़कर निकले तो उस बुढ़े ने मुझे मैसेज भेजा था। मुझे डर था कि कोई तुम पर फिर से हमला न कर दे, लेकिन सच तो यह है कि तुम मुसीबत से दूर रहने वाले बंदों में से हो ही नहीं। लिथियान बात समझते हुए जवाब देता है, अच्छा तो ये बात है, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। डीन एल्डरमू जमीन पर बैठे बैठे ही उससे पूछते हैं, अब जबकि उन बदमाशों की नजर तुम पर पड़ चुकी है तो आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? लिथियान बिना वक्त गंवाए सीधे एल्डरमू से पूछता है, एल्डरमू क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर उस समय अतीत में सच में क्या हुआ था? मुंह एक ठंडी आह भरते हैं और बताते हैं, अफसोस उस दौर की बात ही अलग थी। उस समय तुम्हारे पिता तेजी से उभर रहे थे और उन्हें बीस्ट लॉर्ड कहा जाता था। वे अकेले ऐसे इंसान थे जो डिवाइन बैरियर को तोड़ने के सबसे करीब थे। एल्डरमू की आंखें गुस्से और दुख से भर आती हैं। वे आगे कहते हैं, जैसे ही उन दुश्मनों को इस बात की भनक लगी उन्होंने पूरी इंसानियत से शर्त रख दी
कि तुम्हारे पिता को उनके हवाले कर दिया जाए। उन दरिंदों की शर्त ये थी कि अगर हम तुम्हारे पिता को उनके हवाले कर दें तो वे बॉर्डर पर पूरे 100 सालों तक शांति बनाए रखेंगे। ये सुनकर ली तियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो पूछता है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मेरे पिता को सच में उनके हवाले कर दिया गया था? एल्डर मुंह सिर हिलाते हुए कहते हैं, शुरुआत में तो तुम्हारे पिता खुद इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने मरते दम तक इसका विरोध किया। उनका कहना था, ये दानव इंसानियत की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं। अगर आज हमने एक इंसान को उनके हवाले किया तो कल ये पूरे शहर की मांग करेंगे। कल ही शहर को सौंपने की डेडलाइन है और मैं भी तुम्हारे दादाजी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सब सुनने के बाद ली तियान बेहद संजीदा होकर पूछता है, तो फिर उसके बाद आखिर क्या हुआ था? एल्डर मुंह गंभीर एक्सप्रेशन के साथ आगे बताते हैं, उसके बाद उस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया और दबा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे बीस्ट के हमले लगातार बढ़ते गए, इंसानों के हायर अप्स के बीच इस बात को लेकर काफी असंतोष और शिकायतें शुरू हो गईं। फिर दबाव बढ़ता देख तुम्हारे पिता खुद आगे आए और उसके कुछ ही समय बाद खबर आई कि वे युद्ध के मैदान में मारे गए। उस समय असल में क्या हुआ था इसकी सटीक जानकारी मुझे भी नहीं है। ये सुनते ही ली तियान का खून खौल उठता है, उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगती है और वो दहाड़ते हुए कहता है, एल्डर मुंह, अगर मेरे पिता का सच में कत्ल किया गया था तो मैं उस इंसान को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसे शांत करते हुए कहते हैं, ली तियान, तुम्हें हमारी मजबूरी और स्थिति को समझना होगा। अगर हमने उस समय बड़े पैमाने पर छानबीन और सफाई शुरू कर दी होती, अगर उस वक्त बड़े पैमाने पर छानबीन की जाती तो इंसानों की रक्षा पंक्ति ही टूट सकती थी। इसी मजबूरी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा था। कमरे में दादाजी की तबीयत अब काफी सुधर चुकी है। एल्डर मुंह ली तियान से कहते हैं कि अब यहाँ उसका राज खुल चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि वो उनके साथ राजधानी वापस चले। लेकिन ली तियान इनकार कर देता है। वह सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाने की बात कहता है, क्योंकि अपने पिता की मौत की सच्चाई का पता वह खुद लगाना चाहता है। दादाजी भी ली तियान को नहीं रोकते, बस उसे संभाल कर रहने की सलाह देते हैं। ली तियान उन्हें दिलासा देता है कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि अभी बदला लेने का सही वक्त नहीं आया है। दादाजी बिस्तर से उठकर अलमारी के पास जाते हैं और उसमें संभाल कर रखी एक कपड़े की पोटली निकालते हैं। पोटली खोलते ही उसमें से एक नीले रत्न वाला बेहद खूबसूरत लॉकेट निकलता है, जिसे वे ली तियान के हाथों में सौंप देते हैं। दादाजी बताते हैं कि सालों पहले जब उन्होंने ली तियान को अनाथालय से गोद लिया था, तब वहाँ के डायरेक्टर ने उन्हें ये चीज दी थी। उन्होंने युद्ध का मैदान देखा हुआ था, इसलिए इस लॉकेट को देखते ही वे समझ गए थे कि ली तियान का परिवार कोई आम परिवार नहीं है। लॉकेट को हाथ में थामे ली तियान हैरानी से पूछता है कि उसने आज से पहले इस चीज को कभी क्यों नहीं देखा। दादाजी एक ठंडी सांस भरते हुए कहते हैं कि वे तो बस यही चाहते थे कि ली तियान एक साधारण, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और लॉकेट को देखने की इजाजत मांगता है। ली तियान आगे बढ़कर वो अनोखा लॉकेट एल्डर मुंह के हार्ट में थमा देता है। जैसे ही एल्डर मुंह अपनी उंगली से नीले रत्न को छूता है, लॉकेट से एक रहस्यों से भरी नीली दिव्य रोशनी चमकने लगती है। उस रोशनी को देखते ही एल्डर मुंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो भौंचक्का रह जाता है। वो हैरान होकर तुरंत समझ जाता है और खुलासा करता है कि ये कोई आम लॉकेट नहीं, बल्कि शक्तिशाली अली फैमिली के मुखिया की पहचान और उनकी असली टोकन है। ये टोकन तुम्हारे पिता के युद्ध में शहीद होने के बाद गायब हो गया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये तुम्हें सौंप दिया गया होगा। ईल्टिन अपने सीने पर लटके उस सुनहरे लॉकेट को छूता है और हैरानी से पूछता है, एल्डर मुंह, आखिरकार इस चीज का असली मकसद क्या है? एल्डर मुंह गहरी सोच में डूबकर जवाब देते हैं, पूरी सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपनी असली पहचान और ताकत को जानने के लिए तुम्हें लाई फैमिली के पास वापस जाना ही होगा। लीटियन के चेहरे पर थोड़ी उलझन आ जाती है। वह सोचते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि लाई फैमिली सालों पहले दुनिया से अलग होकर एकांतवास में चली गई थी। मैं वहां वापस कैसे जाऊं? एल्डर मुंह उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हैं और एक गुप्त रास्ता बताते हैं। तुम कंगजो के माउंटेन जा सकते हो। सुना है वहां आज भी लाई फैमिली के युवा गुप्त रूप से सक्रिय हैं। अब जब तुम्हारी विरासत का खुलासा हो चुका है तो तुम्हें अपनी जड़ों की तरफ जरूर लौटना चाहिए। एल्डर मुंह की बातें सुनकर लाइतियन की आंखों में एक नई आग जल उठती है। वो अपने दादाजी की नसीहतों को याद करते हुए मन ही मन कसम खाता है, दादाजी, आखिरकार इस दुनिया में कोई तो है जिसे मेरे जीने या मरने से फर्क पड़ता है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। शायद अतीत का वो सच सिर्फ लाई फैमिली के पास जाने से ही सामने आ सकता है। वो सबके सामने मुड़कर दृढ़ आवाज में कहता है, मैं समझ गया। बैटलफील्ड से वापस आते ही मैं ली फैमिली के पास जरूर जाऊंगा। लीतियन की बहन हाथ जोड़कर आंखें नम किए उससे कहती है, भाई अपना ख्याल रखना। दादाजी और मैं राजधानी कैपिटल में आपका इंतजार करेंगे। तभी कमरे के बीचों बीच एक काली रहस्यमयी ऊर्जा का पोर्टल फटने लगता है। सीनियर एल्डर मुंह उस रोशनी में गायब होने लगते हैं। बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हुए लीतियन गहरी सोच में अपनी आंखें मूंद लेता है। ली फैमिली जाने से पहले मुझे उस जगह भी जाना होगा जहां मेरे पिता शहीद हुए थे। वह अपनी हथेली पर उस चमकते हुए नीले लॉकेट को रखता है और मन ही मन सवाल करता है, आखिर उस दिन मैं ऐसा क्या भूल गया था? शायद उस जगह वापस जाने से मेरी खोई हुई यादें लौट आएं। लीतियन अपने लॉकेट को गले में संभालता है और अपना भारी बैग कंधे पर टांग लेता है। सजावटी खिड़कियों से छनकर आती धूप में वह कमरे से बाहर की ओर कदम बढ़ा देता है, अपनी नई मंजिल की तरफ। लीतियन एक विशाल पत्थरों से बने फोर्ट्रेस के ऊंचे और मजबूत दरवाजे के सामने पहुंचता है। तभी सामने से एक युवा गार्ड अपनी भाला आगे करके उसे रोक लेता है और सख्त लहजे में चिल्लाता है, रुक जाओ, ये किले का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिना अनुमति अंदर जाना सख्त मना है। लीतियन बिना किसी घबराहट के
शांत और गंभीर चेहरे से ग्वाइड की आंखों में देखता है और कहता है, मैं पायोनियर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ एक खास मिशन पर आया हूँ। वह तुरंत अपनी जेब से पायोनियर एकेडमी का चमकीला डिजिटल स्टूडेंट आईडी कार्ड निकालकर गार्ड की तरफ बढ़ा देता है। पहरेदार ध्यान से उस आईडी कार्ड को देखता है जिस पर जादुई नीली चमक और एकेडमी का चिन्ह उभरा होता है। कार्ड की सच्चाई से संतुष्ट होकर वो जल्दी से कहता है, कृपया 1 मिनट यहीं रुकिए, मैं तुरंत अंदर सीनियर अधिकारी को इसकी सूचना देता हूँ। इतना कहकर पहरेदार कार्ड अपने हाथ में लिए तेजी से किले के अंदरूनी दरवाजे की तरफ भाग खड़ा होता है। गार्ड दौड़ता हुआ किले के खुले कोर्टयार्ड में पहुंचता है जहाँ एक हरा केप पहने नाइट और सफेद वर्दी वाले जनरल शंग टहल रहे हैं। गार्ड सम्मान पूर्वक आईडी कार्ड दिखाता है। हरा केप वाला नाइट कहता है, अगर बात ऐसी है तो उसे आने दीजिए, ये पायोनियर एकेडमी का छात्र है। लेकिन जनरल शंग की आंखें उस कार्ड को देखते ही चौंक उठती हैं। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर कड़क आवाज में आदेश देते हैं, स्टूडेंट आईडी मुझे दो। जनरल शंग जैसे ही कार्ड अपने हाथ में लेते हैं और उस पर ली टियन नाम लिखा देखते हैं, उनका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो मन ही मन चौंकते हुए सोचते हैं, तो आखिरकार ये वही लड़का है, क्या इसे किसी बात की भनक लग चुकी है? अगले ही पल जनरल शंग खुद को तसल्ली देते हुए सोचते हैं, नहीं, नामुमकिन। उस वक्त तो ये सिर्फ 5 साल का बच्चा था, भला 5 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा? उम्मीद है मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। नाइट कार्ड की तरफ देखते हुए जनरल श्यांग से कहता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ। जनरल श्यांग, क्या आप भी इसे जानते हैं? नाइट अपनी बात जारी रखते हुए आगे पूछता है, क्या उसे एस्कॉर्ट करने के लिए मुझे सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भेजनी चाहिए? गार्ड तेजी से दौड़कर वापस आता है और लाइटियन को कार्ड थमाते हुए मुस्कुराकर कहता है, सब कुछ सही निकला, अब तुम जा सकते हो। लाइटियन कार्ड जेब में रखते हुए शालीनता से जवाब देता है, शुक्रिया भाई, बॉर्डर पर तुम लोगों की मेहनत का जवाब नहीं। गार्ड थोड़ा हैरान होते हुए लाइटियन से कहता है, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात? वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जनरल शंग को भी जानते हो। जैसे ही गार्ड वहां से जाता है, लिटियन का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखें तीखी हो जाती हैं और वो मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो वही बंदा है, उस समय ये मेरे पिता का डिप्टी अटैच कमांडर था। युद्ध में जब मेरे पिता मारे गए तो कमांड इसी ने संभाली। अगर वो खुद को बेकसूर कहेगा तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। लिटियन की आंखें और ज्यादा गहरी और खतरनाक लगने लगती हैं। मुझे बस ये नहीं पता कि उस पूरे खेल में इसकी क्या भूमिका थी। उम्मीद करता हूँ कि ये उसमें ज्यादा गहराई से शामिल न रहा हो। गार्ड लिटियन को टोकते हुए बड़े फिक्र से कहता है, अगर तुम आगे जा रहे हो तो बेहतर होगा कि रॉबिटू के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से घूमकर जाओ। लिटियन रुककर सादगी से पूछता है, क्यों, वहाँ ऐसा क्या हुआ है? गार्ड चिंता जताते हुए बताता है, पता नहीं अचानक हाल ही में क्या हो गया है। रॉबिटू में एक साथ ढेरों एबरेंस निकल आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे उस इलाके को अपना नया गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अकेले मुसाफिर हो, इसलिए तुम्हारा उस रास्ते से बचना ही बेहतर रहेगा। लिटियन बात समझकर शांत लहजे में कहता है, अच्छा ये बात है, चेतावनी के लिए बहुत शुक्रिया भाई। वो बिना किसी डर के अकेले ही रोबुतू के तपते रेगिस्तान की तरफ बढ़ जाता है। रेत के टीले पर लेटकर आगे का नजारा देखते हुए लाइटियन मन ही मन सोचता है, लगता है उस गार्ड ने सच ही कहा था। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोबुतू असल में कई तरह के एबेरेंट्स के लिए एक न्यूट्रल जोन हुआ करता था। यहाँ अलग अलग किस्म के जीव सिर्फ बारी बारी से पानी पीने आते थे और ज्यादा देर ठहरते नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ का माहौल और ऑरा बेहद उथल पुथल और अजीब लग रहा है। तभी अचानक रेगिस्तानी हवाओं के बीच एक भयानक रहस्यमयी बवंडर उठता है और आवाज गूंजती है, खौंसते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ अकेले चले आए। लाइटियन तुरंत सतर्क होकर मुड़ता है और अपनी पैनी नजरों से देखते हुए ललकारता है, कौन है? कौन छुपा बैठा है वहाँ? रेगिस्तान में लाइटियन का सामना एक नकाबपोश लड़की से होता है। लाइटियन अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर पूछता है, सीनियर, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ? वो लड़की रेगिस्तान के खाली पड़े मैदान को देखती है और उसकी रंगत उड़ जाती है। ये जगह, ओह नहीं, अबेरेंट्स का हमला। अचानक जमीन हिलने लगती है और धूल उड़ाते हुए खूंखार पैने दांतों वाले अबेरेंट्स का एक पूरा झुंड उनकी तरफ झपट पड़ता है। किसी तरह उस हमले से खुद को बचाकर लाइटियन राहत की सांस लेता है और कहता है, ओफ, बाल बाल बचे। लड़की अपनी गंभीर आंखों से आगे देखती है और चेतावनी देते हुए बताती है, इस जगह पर काफी समय पहले से म्यूटेंट जीवों के झुंडों का कब्जा हो चुका है। यहाँ चारों तरफ बस इन्हीं की गंध फैली हुई है। लिटियन रेगिस्तान में नकाबपोश लड़की से मिलने के बाद उससे बहुत नम्रता से पूछता है कि क्या वह उसे म्यूटेंट जीवों के रडार से बचने का तरीका सिखा सकती है। लड़की उसकी पोशाक देखकर उसे पहचान लेती है कि वह पायनियर एकेडमी से है और हैरान होकर पूछती है कि क्या अब उनकी एकेडमी में इतनी बुनियादी बातें भी नहीं सिखाई जाती। इसके बाद वो अपने हाथ में म्यूटेंट जीव का सूखा गोबर उठाकर दिखाती है जो उनकी गंध को छिपाने के काम आता है। इस पर लाइटियन ईमानदारी से मानता है कि वो अभी नया स्टूडेंट है और उसने एकेडमी में ये सब नहीं सीखा है। उसकी सीखने की चाह देखकर लड़की प्रभावित होती है और उसे अपने पीछे आने को कहती है। साथ ही चेतावनी देती है कि इस पूरे म्यूटेंट झुंड का लीडर एक बेहद खतरनाक किंग क्लास जीव है, चुपचाप मेरे पीछे आओ। गुफा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए नकाबपोश लड़की शवी अपनी रहस्यमयी हाथों की मुद्राओं से एक जादुई पोर्टल दरवाजा खोलती है। लिटियन को हैरान देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है कि स्पेशल आर्काना इतना आसान नहीं होता, ये तो बस इसे खोलने का एक तरीका है। इसके बाद वे दोनों पोर्टल के पार एक बेहद सुंदर और हरे भरे गांव में प्रवेश करते हैं। शावी और लिटियन गांव के सुंदर मुख्य द्वार से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। नकाबपोश लड़की शावी लिटियन को अपने कबीले गांव में आने का न्योता देती है और जब लिटियन हैरान होकर पूछता है कि क्या उसने स्पेशल आर्काना में महारत हासिल कर ली है तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि ये जादू इतना आम नहीं है।
ये तो बस इसे खोलने का एक तरीका है। जैसे ही वे गांव में पहुंचते हैं, हाथ में छड़ी थामे गांव की एक बुजुर्ग एल्डर बाहर आती है और सोचती है कि शाओई इस लड़के को कहां से ढूंढ कर लाई है। वह बुजुर्ग महिला लिटियन को ध्यान से देखने लगती है, जिससे लिटियन झेप कर पूछता है कि वे उसे इतनी देर से क्यों घूर रही हैं। इसके बाद बुजुर्ग महिला की नजर लाइटियन के गले में लटके खास लॉकेट पर पड़ती है और वो पहचान जाती है कि लाइटियन दरअसल उसी महान व्यक्ति का वंशज है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ अंदर आने को कहती है। लिटियन को ये कबीला बेहद रहस्यमयी लगता है और जब से वे रॉबटू क्षेत्र में दाखिल हुए हैं, लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, जिससे उसके मन में ये संदेह पैदा होता है कि क्या ये लोग इंसानियत के पक्ष में हैं भी या नहीं। इसी दौरान एक रहस्यमयी स्पेशल पोर्टल के जरिए क्रिस्टल स्टाफ वाली बुजुर्ग महिला, गुलाबी पोशाक व नकाब वाली लड़की और लिटियन कबीले के एक पारंपरिक घर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर लिटियन हैरान रह जाता है और महसूस करता है कि ये सचमुच एक सीक्रेट स्पेशल आर्ट है, जिस पर बुजुर्ग महिला उसे ज्यादा हंगामा न करने की बात कहती है। इसके बाद बुजुर्ग महिला सीधे लिटियन से पूछती है कि ली जुनसियन उसका क्या लगता है, जिस पर लिटियन सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर जवाब देता है कि वह नहीं समझ पा रहा कि आदरणीय सीनियर उससे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं। लिटियन पहले तो आदर पूर्वक इनकार करता है कि उसका लॉर्ड जुनसियन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि बुजुर्ग महिला उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और जोर देकर कहती है कि वह अभी सठियाई नहीं है, क्योंकि लिटियन के पास ली परिवार के कबीले के प्रमुख का टोकन क्लैन लीडर्स टोकन मौजूद है, जो केवल उनके प्रत्यक्ष वंशज को ही दिया जा सकता है। यह जानकर गुलाबी नकाब वाली लड़की खुशी से बताती है कि वे आपस में रिश्तेदार हैं, क्योंकि ली जुनसियन की पत्नी उसकी सगी बड़ी बहन है। वह लिटियन को आश्वस्त करती है कि उसे उनके कबीले के इरादों पर संदेह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद लिटियन अंततः सच्चाई स्वीकार करते हुए खुलासा करता है कि ली जुनसियन उसके पिता हैं, जिसे सुनकर बुजुर्ग महिला पूरी तरह से हैरान और सन्न रह जाती है। जब उसने अपने पिता लाई जुनसियन का नाम लिया तो बुजुर्ग महिला और लड़की उसे उसके बचपन के असली नाम शाओई से पहचान लेती हैं और हैरान होकर पूछती हैं, तुम शाओई हो? तुम अभी भी जिंदा हो?